अब आगे 2 महीने बाद जयपुर, राजस्थान। महल में इस वक्त सभी लोग मौजूद थे सिवाय रुद्राय की। रुद्राय 2 महीने पहले ही बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गया था। कुमसा इस वक्त गुस्से से अपने हाथ बांधे हुए हॉल में इधर उधर चल रहे थे। उनका गुस्सा देख सभी एक जगह पर बैठे हुए थे, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे कुछ भी बोल सके। अवंतिका जी उनके पास जाकर बोली, कुमसा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप पे गुस्सा करने से क्या सब ठीक हो जाएगा, या फिर जो हुआ है वो बदल जाएगा? कुमसा अवंतिका जी से बोले, तो क्या करें हम अवंतिका? क्या आप नहीं जानते कि आपके बेटे ने क्या किया है? एक लड़की की जिंदगी खराब की है उसने। अपने बदले के चलते वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती से शादी भी कर ली। हम नहीं जानते थे कि हमारा उन्हें शादी का कहना और उन्हें फोर्स करना उन्हें इस कदर उकसा जाएगा। अवंतिका जी समझ रहे थे कि कुमसा इस वक्त क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कुमसा को बैठाते हुए कहा, कुमसा हम जानते हैं कि आप अपने बेटे की भलाई चाहते हैं, इसलिए आपने उनके सामने ऐसी शर्त रखी थी। इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस कुछ वक्त और सब्र करिए, रुद्र आते होंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुमसा को अभी भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर वो इस वक्त अपना गुस्सा किसी और पर नहीं उतारना चाहते थे। कुछ ही वक्त हुआ था जब महल के सामने कई सारी गाड़ियां के रुकने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। रुद्र बाहर से चलकर महल के अंदर आया। उसने एक नज़र सबको हॉल में बैठे देखा। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ पट गया। वो सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक रोबीली आवाज़ सबके कान में पड़ी। क्या आपको हम में से कोई भी हॉल में बैठा दिख नहीं रहा है रुद्र, या फिर आप हम सबको नज़रअंदाज करके जाना चाहते हैं? कुमसा की आवाज़ सुनकर रुद्र के कदम वहीं रुक गए। रुद्र उनके पास आया और उनसे बोला, ऐसी कोई बात नहीं है पापा, हम बस अपने कमरे में जा रहे थे। हुकुमसा अपनी जगह से उठे और उसके पास आकर बोले, करीब 2 महीने पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपने किससे शादी की है। तब आपने हमारे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और बिना उसका जवाब दिए ही ऑस्ट्रेलिया चले गए। पर अब हम जानना चाहते हैं कि वो लड़की कौन है जिसकी ज़िंदगी आपने बर्बाद की है। हुकुमसा की बात पर रुद्र ने बिना किसी के भाव से कहा, हमें आपसे पहले ही कहा था कि हम रिद्धि से शादी भी सिर्फ आपकी शर्त मानने के लिए कर रहे थे, कि आपने हमारे सामने शर्तें कुछ ऐसे रखी थी कि, और अब भी कह रहे हैं कि इस लड़की से हमने शादी की है, उससे हमारा कोई नाता नहीं है और ना ही कभी होगा। हमने आपकी शर्त पूरी कर दी और हमारा काम पूरा हुआ। अब आप हमसे किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं कर सकते। रुद्र की बात पर अवंतिका जी ने कहा, रुद्र ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? भूलिए मत कि आप किससे बात कर रहे हैं। अवंतिका जी की बात पर रुद्र ने कुमसा की तरफ देखकर कहा, पापा अगर आप हमसे इस रियासत के हुकुमसा होने के नाते सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये हमारा निजी मामला है और हम इसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर अगर आप हमारे पिता होने के हक से पूछ रहे हैं तो यकीनन हम आपसे ठीक से पेश आएंगे। पर आप ये मत भूलिए कि आपने हमारे सामने जो शर्त रखी थी वो सियासत के हुकुमसा होने के नाते रखी थी, ना कि हमारे पिता होने के नाते। और एक बात और, हाँ हमने की है उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद, पर वो लड़की इसी के लायक थी। ये बोलकर रुद्र वहाँ से वापस जाने लगा तो कुमसा ने एक बार फिर से कहा, कहीं वो वही लड़की तो नहीं जिसने आपको थप्पड़ मारा था रुद्र? कुमसा की बात पर रुद्र अपनी जगह रुका और उसकी मुठ्ठियाँ एकदम से गुस्से में कस गई। रुद्र ने बिना पलटे ही कहा,
जब आप सब पता लगा ही चुके हैं तो हमसे क्या जवाब चाहिए आपको। ये बोल रुद्र वहाँ से अपने कमरे में चला गया। रुद्र के बाद पर कुमसा का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया था। अवंतिका जी कुमसा को वहाँ से कमरे में ले जाते हुए बोली, कुमसा आप हमारे साथ कमरे में चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वो कुमसा को कमरे में ले जाने लगी। अवंतिका जी थोड़ी रुकी और रणवीर जी और अपर्णा जी से बोली, भाई साहब और अपर्णा आप भी हमारे साथ चलिए, हमें आप दोनों से भी कुछ बातें करनी है। इसके बाद वो सभी बच्चों को देख बोली, आप सबको अपने अपने काम में जाने के लिए लेट हो रहा होगा, आप सब जा सकते हैं। ये बोलने पर आदित्य, शिवाय और शिवन्या तीनों ही अपने अपने काम से महल से निकल गए। वहीं रणवीर जी और अपर्णा जी के साथ कुमसा और अवंतिका जी भी कुमसा के कमरे में चले गए। कुमसा और बाकी सब कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर अवंतिका जी कुमसा को पानी देते हुए बोली, हुकुमसा आप पहले तो शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये जानते हुए भी कि आप ऐसे गुस्सा करते हैं, आपको अपना ख्याल है भी या नहीं। कुमसा पानी रखते हुए बोले, आप इतनी आसानी से कैसे कह सकती है अवंतिका कि हम शांत हो जाएं। आपको तो पता है ना कि आपके बेटे ने क्या किया है, फिर भी आप ऐसे शांत कैसे हो सकती हैं। कुमसा की बात पर अवंतिका जी ने कहा, क्योंकि अब इस महल की कुंवर रानिसा अपने महल आने वाली है और अब हम उन्हें वापस लाएंगे। अवंतिका जी की बात पर सभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। रणवीर जी ने अवंतिका जी से कहा, ये सब आप क्या कह रही हैं भाभी, कुंवर रानी महल आ रही है, इसका क्या मतलब है, आप किसे लेकर आने वाली हैं। इस पर हुकुमसा ने भी कहा, रणवीर सही कह रहे हैं, आप होश में भी हैं, आप क्या कह रही हैं। और अगर आप उस लड़के की बात कर रही हैं तो आपको याद दिला दें कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे कैसे हम उन्हें अपने खानदान की बहू मान सकते हैं। और चलिए हम उन्हें अपनी बहू मान भी लें तो वो है कहाँ। हुकुमसा की बात पर कुमरा निसा ने कहा, हुकुमसा हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्या आपने उस लड़की यानी कि वैदेही को ध्यान से देखा है। अवंतिका जी की यह बात किसी को समझ में नहीं आई तो कुमसा ने कहा, आप पहेलियाँ बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए अवंतिका कि आप कहना क्या चाहती हैं। इस पर अवंतिका जी ने कहा, यही कि आप चाहें या फिर ना चाहें, वैदेही हमारे रुद्र की पत्नी है और इस सियासत की कुंवर रानिसा। ये बोल वो एक अलमारी के पास गई और उसमें से कई सारी फ़ोटो और एक फ़ाइल निकाल कर ले आई और सभी को पकड़ाई। जिसके बाद उन्होंने कहा, आप इन्हें तो जानते हैं ना। सभी ने अपने हाथ में पकड़ी फ़ोटो देखी जिसमें एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी और एक औरत जिसकी उम्र करीब 25 साल है। उनके हाथ में एक बच्ची थी और उन्हीं के साथ एक 6 साल का बच्चा था। फोटो को देखकर कुमसा ने कहा, ये क्या मजाक है अवंतिका, अपने दोस्त को नहीं पहचानेंगे क्या। इस पर पन्ना जी ने कहा, हाँ जीजी ये तो भाई साहब कीर्ति भाई साहब हैं, इन्हें हम सब कैसे भूल सकते हैं। इस पर अवंतिका जी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उन्होंने अब अपने हाथ में पकड़ी फाइल को कुमसा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, हमें लगता है कि ये पढ़कर आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। खुमसा ने अवंतिका जी से फाइल ली और पढ़ने लगे। पर जैसे जैसे वो फाइल पढ़ रहे थे उनकी आंखों में हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वहीं रणवीर जी और अपर्णा जी को उनका रिएक्शन देख कुछ समझ नहीं आया। मुसा के पढ़ने के बाद रणवीर जी और अपर्णा जी ने भी वो फाइल ली और पढ़ने लगे। पर फाइल पढ़ने के बाद सबके चेहरे पर एक जैसे ही हैरानी के भाव थे। कुमार ने सास सबकी तरफ देख कर कहा, अब समझ आया कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इस बात पर अपर्णा जी ने कहा, पर जी आपको ये बात कब पता चली और आपने हम में से किसी को ये बात बताई क्यों नहीं। अवंतिका जी हुकुमसा की तरफ देख बोली, हुकुमसा आपको याद है जब हम सब घाट पर गए थे महाआरती के लिए, तब एक लड़की ने हमारी मदद की थी। इस पर हुकुमसा याद करते हुए कहा, हाँ आपने हमसे
कहा था इस बारे में? इस पर अवंतिका जी ने कहा, बस वही पल था जब हमें उनके बारे में शक हुआ, इसलिए हमने उनके बारे में जानकारी निकलवानी शुरू कर दी। और आप सबको ना बताने का कारण यही था कि हम नहीं चाहते कि आप में से किसी को भी किसी भी तरह की कोई झूठी उम्मीद मिले, और खासकर हमारे बच्चों को। उनकी बात सुनकर गुमसा सोच में पड़ गए। उनकी आंखों के सामने कुछ पल आकर गुजर गए, जिन्हें याद कर उनकी आंखों से आंसू निकलकर गिर गया। गुमसा अब वहाँ से बाहर जाते हुए बोले, हम अभी प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। उनकी ये बात बोलते हुए अवंतिका जी ने कहा, रुक जाइए गुमसा, आप प्रयागराज नहीं जा सकते। अवंतिका जी की बात पर गुमसा रुकी और उन्हें देखकर बोले, पर क्यों? रानिसा गुमसा के पास गई और उनसे बोली, आपको क्या लगता है गुमसा कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो सब होने के बाद वो प्रयागराज में रहेंगी? नहीं, जो लड़की इतने सालों से हम अपनी पहचान छुपा कर रह रही है, वो इतना सब होने के बाद उस जगह बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। और इसकी वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके बोलने पर गुमसा भी सोच में पड़ गए। वही रणवीर जी ने कहा, तो क्या भाभी साहब आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? उनकी बात पर गुमसा ने कहा, नहीं हम नहीं जानते हैं, पर हमने इतना ज़रूर पता किया है कि वो प्रयागराज से जा चुकी हैं। आगे के काम तो गुमसा को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी खोज गुमसा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। गुमसा के बोलने पर हुकुमसा और बाकी सब भी हुकुमसा की तरफ देखने लगे। वही हुकुमसा इस वक्त कुछ गहरी सोच में थे। उज्जैन उज्जैन यानी महाकाल की नगरी, जहाँ सुबह की भस्म आरती से लेकर रात की साधना तक लोग महाकाल के रंग में रंगे होते हैं। जहाँ बच्चा बच्चा तक अपने साथ गलत होने पर महाकाल का दूसरा रूप बन जाता है, ऐसी ही हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन नदियों के कल कल से पत्तों के गिरते तक जहाँ महाकाल का नाम हो, जहाँ हवाओं से भस्म आरती की गुंजन और विधिवत गाना हो, ऐसे ही महाकाल है की नगरी उज्जैन है। सुबह का वक्त था, जहाँ भस्म आरती शुरू थी। ढोल नगाड़े बाजों के साथ शंखनाद और घंटे की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। जहाँ सभी महाकाल की मस्ती में मस्त एक आरती कर रहे थे, वहीं एक लड़की लाल रंग के सलवार सूट बिस्तर पर पल्ला रखे हुए, हाथ में भरी भरी चूड़ियाँ, पाँव में पायल, आंखों में काजल, उसी के साथ गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाए हुए, अपने हाथों में फूल की पूजा की थाल लिए हुए खड़ी थी। थोड़ी देर में भस्म आरती खत्म हुई, जिसके बाद उस लड़की ने सामने महाकाल को देख अपना सिर झुकाया, जिसके बाद वो मंदिर से निकलने लगी। मंदिर से बाहर निकलते ही वो लड़की भीड़ में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। वो किसी को ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रख कर कहा, वैदेही। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़े शख्स को देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर कहाँ गई है वैदेही और क्या सच्चाई है वैदेही की। आखिर क्यों वो किसी के सामने नहीं आना चाहती है? क्या गुमसा खोज पाएंगे वैदेही को, और कैसे वैदेही और रुद्र मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए नोवेल। हर हर महादेव।